மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தின் முடிவுகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவடேகர், நிதின் கட்கரி, நரேந்திர சிங் தாமர் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசி வருகின்றனர். அவர்கள் தெரிவித்து வரும் கருத்துக்களை நேரலையில் பார்க்கலாம். को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है। जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई ना हो तथा जिन्हें इसका लाभ मिलना है उन तक यह सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की अहम जिम्मेदारी एवं भूमिका तय की गई है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह आईटी प्लेटफॉर्म मदद करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के सीएसीपी आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए
3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोहफा है। ब्याज में छूट की योजना किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज सहित अल्पकालीन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके। इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो निर्णय किया है उससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा। गरीब ही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज्यादा गरीब लोगों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 2 दिन में पहला 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने तक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों को किस्त के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फायदा मिला है जिसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता, और अगर सरकार फौरी तौर पर ऐसे कदम न उठाती तो ये तकलीफ बहुत होती। ये घोषणाएं नहीं रही, कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों तक सीधे तौर पर नकदी अथवा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज पहुंचाया गया। सभी बाकी पैसा जो देना था वो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी देने का व्यवस्था किया। मकान के लिए रियायती किराए वाली नई योजना गृह निर्माण की, और ऐसे ही तमाम अन्य कदमों की घोषणा की गई है। किसानों के कल्याण को लेकर व्यापक सुधारों का ऐलान किया गया है। किसानों को उन जंजीरों से मुक्त किया है, क्योंकि वो सुधार इतने महत्वपूर्ण है एपीएमसी को लेकर। क्यों किसानों को उन जंजीरों से मुक्त जिसमें वे जकड़े थे और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उपाय अब किए गए हैं। इसके अलावा खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश का भी प्रस्ताव है। खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे मछली पालन को भी वित्तीय मदद दी गई है। भारत सरकार ने हर मोड़ पर समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के साथ एकजुटता दर्शाई और उसकी मदद की है। तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और ये तीनों फैसले किसानों के लिए, समर्थन मूल्य का भी फैसला, ऋण के बारे में फैसला, और एमएसएमई लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मंझले उद्योग का ये किया है। दोनों मंत्री आपके समक्ष है। मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं। अच्छा, पहले तोमर जी अपनी कृषि के संबंध में रखेंगे। மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். தற்போது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து மற்ற அமைச்சர்களும் செய்தியாளர்களிடம் விளக்கம் அளித்து வருகிறார்கள். பிரகாஷ் ஜவடேகர் அவர்களும் பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து முடிவெடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டு சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டார். நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகளுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும், சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு 10,000 ரூபாய் வரை வங்கிக் கடன் வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அமைச்சரவையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குறிப்பிட்டார்.
ரூபாய் 50 கோடி வரை முதலீடு உள்ள நிறுவனங்களுக்கும் சிறு தொழில்களுக்கான சலுகை வழங்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டதாகவும் 250 கோடி ரூபாய் வரை வியாபாரம் உள்ள நிறுவனங்களுக்கும் சிறு தொழில்களுக்கான சலுகைகள் அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டதாகவும் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குறிப்பிட்டார். அவர் தெரிவித்த விவரங்கள் குறித்து முழுமையான விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார். கணபதி, மத்திய அமைச்சர் குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மக்களுக்கு புரியும்படியா தமிழ்ல தெளிவா விரிவா சொல்லுங்க. இன்று மத்திய அமைச்சரவை எடுத்திருக்கும் முடிவுகளின் அடிப்படையிலே சிறு குறு தொழில்களுக்கு கிடைக்கும் சலுகை மேலும் விரிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் முதல் கட்டமாக அவர்களுடைய முதலீட்டுக்கான தொகை அதிகரிக்கப்பட்டு 50 கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு இருந்தால் கூட சிறு குறு தொழில்களுக்கான சலுகைகள் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல 250 கோடி ரூபாய் வரை வியாபாரம் இருக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இந்த சலுகைகள் தொடர்ந்து கிடைக்கும் என பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவித்திருக்கிறார். அதே போலவே விவசாயிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகளிலே 14 விவசாய விளைபொருட்களுக்கான கொள்முதல் விலை அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விலை அதிகரிப்பு 50%லிருந்து 85% வரை இருக்கும் என பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவித்திருக்கிறார். அதாவது விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய செலவுக்கு மேல்பட்டு 50% முதல் 83% வரை லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆகவே விவசாயிகள் சிறு குறு தொழில்களுக்கு ஏற்கனவே அளித்திருக்கும் சலுகைகளை மறுபரிசீலனை செய்து கூடுதல் சலுகைகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இன்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் முடிவுகள் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 50,000 கோடி ரூபாய் சிறு குறு தொழில்களிலே முதலீடு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்திருக்கிறார். அதே போலவே சிறு வியாபாரிகளுக்கு, அதாவது நடைபாறை ஓரமாக கடை வைத்து வியாபாரம் செய்யும், தள்ளுவண்டி போன்றவற்றை வைத்து வியாபாரம் செய்யும் சிறு வியாபாரிகளுக்காக 7% வட்டியில் மானியம் அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆகவே மிக குறைந்த வட்டியிலே அவர்களுக்கு கடன் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய ஆதாரம் என்னவென்றால், ஏற்கனவே பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன. அதை தொடர்ந்து தேவைப்படும் போது கூடுதல் சலுகைகள் அறிவிக்கப்படும் என்று அப்போதே சொல்லப்பட்டிருந்தது. அதன் அடிப்படையிலே தற்போது அன்லாக் 1 என்று சொல்லப்படும் திட்டத்தின் அடிப்படையிலே பொது முடக்கம் படிப்படியாக நீக்கப்படும் சூழ்நிலையிலே இது போன்ற சலுகைகள் வியாபாரிகளுக்கு, சிறு தொழில்களுக்கு, விவசாயிகளுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு இந்த முக்கிய முடிவுகளை இன்று எடுத்திருக்கிறது. கணபதி, விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில என்னென்ன முடிவுகள்லாம் இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கு கணபதி? நிச்சயமாக, அதாவது 14 விவசாய விளைபொருள்களுக்கான காரிஃப் சீசன் என்று சொல்வார்கள், அதாவது கோடை காலத்திலே செய்யப்படும் பயிர்கள், அந்த பயிர்களுக்கான கொள்முதல் விலை இன்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதிலே 14 வகையான விளைபொருட்களுக்கு கொள்முதல் விலை அதிகரிக்கப்பட்டு அந்த கொள்முதல் விலை காரணமாக விவசாயிகளுக்கு 50% முதல் 83% வரை லாபம் கிடைக்கும் வகையிலே புது விலைகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவித்திருக்கிறார். ஆகவே முக்கியமாக கோடை காலத்திலே பயிர் செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு சென்ற ஆண்டை விட கூடுதலான கொள்முதல் விலை அறுவடை சமயத்திலே விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும். இதன் காரணமாக அவர்கள் மேலும் ஊக்கத்துடன் செயல்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என அரசு கருதுகிறது. இந்த வருடமே அறுவடை முடிந்த பிறகு சென்ற வருடத்தை விடவும் அறுவடை அதிகமாக இருந்ததாகவும், எப்போதும் இல்லாத அளவிலே அறுவடை தொடர்ந்து கொள்முதல் நடந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அரசு அறிவித்திருந்தது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் தற்போது மீண்டும் அடுத்த பயிர் விளைந்து விவசாயிகள் அதை அறுவடை செய்யும் போது அவர்களுக்கு கூடுதலாக கொள்முதல் விலை கிடைக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தினேஷ், விரிவான விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி கணபதி.